हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमसी का जो प्रपोज ड्राफ्ट है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। अब एनएमसी के प्रपोज ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें पहले वाली हैं, कुछ चीजों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। तो आइए समझते हैं। इसको हमने 3 पार्ट में कवर किया है जो बेसिकली उस ड्राफ्ट के अंदर में डिस्कस्ड है। पहला सेगमेंट की एनएमसी जो है एक अंडर मेडिकल ग्रेजुएट एजुकेशन बोर्ड का फॉर्मेशन करने जा रही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा उन्होंने डिस्कस किया है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उसमें नीट एग्जाम देने से पहले की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। एंड द थर्ड पार्ट इज वो काउंसलिंग के कुछ मॉडल्स उन्होंने उसके अंदर में बताने की कोशिश करी है। इन तीनों को समझते हैं। पहला जो उन्होंने एनएमसी जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ अंडर मेडिकल ग्रेजुएशन एक बोर्ड का निर्माण करने जा रहा है, मतलब इसका फॉर्मेशन होगा, जो बहुत ही जरूरी था। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी वो एनटीए थी और जो काउंसलिंग कमेटी बॉडी थी एमसीसी थी। दोनों दो सेपरेट बॉडी थी और दोनों का कहीं से कोई लेना देना नहीं था। अब काउंसलिंग में हमेशा हर बार देखा गया है कि चैलेंजेस आते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए कोई हायर बॉडी इंडिया में नहीं थी जो उसको रेगुलेट कर रही थी या मैनेज कर रही थी। लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा जाना पड़ जाता था और एनटीए भी एक जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी उसके ऊपर भी कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं था कि जो उसको रेगुलेट कर सके या जो उसको ऑर्गेनाइज कर सके। तो अब क्या हो गया कि अब जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्स होंगे, अब इसमें एक और भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मे बी जब ड्राफ्ट कंप्लीट होके आए तो क्लियर हो जाए कि यह सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस को रेगुलेट करेगी या फिर मेडिकल रिलेटेड बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस और नर्सिंग के जितने भी मेडिकल बायो से रिलेटेड कोर्सेस है उन सबको रेगुलेट करेगी, या आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो अंडर मेडिकल ग्रेजुएट बोर्ड के फॉर्मेशन से जो आपकी एमसीसी जो अभी काउंसलिंग कंडक्ट करती थी और जो एनटीए कंडक्ट करती थी, ये दोनों जो पार्ट है वो अब किसी छत के नीचे, किसी रूफ के नीचे आ जाएगी, जो उसके एक गवर्निंग हायर अथॉरिटी पावर होगी जो इसको मैनेज कर रहा होगा। तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस जो एनटीए के एग्जाम के समय होते थे और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस या रूल्स जो आपका एमसीसी कंडक्ट करती थी या बनाती थी, उसमें कई सारे मेजर चैलेंजेस होते थे और इट वाज मतलब लास्ट 5-6 सालों में कहा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन नेचर रहा है, जिसके कारण कई बार काउंसलर को या पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो अब यह एक अलग मैटर है कि क्या वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एनटीए ही रहेगी या फिर उन्होंने ये कहा है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ये डिसाइड करेगी कि कोई डिफरेंट एजेंसी को वो हायर करेंगे या मल्टीपल एजेंसी को इसके अंदर में वो लेकर के आएंगे और उनसे एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। यह सब तो जब डिटेल ड्राफ्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा। सेकंड, उन्होंने अब ये भी कहा है कि अब जो काउंसलिंग कमेटी है वो काउंसलिंग कमेटी का भी फॉर्मेशन वो करेंगे। अब वो काउंसलिंग कमेटी फॉर्मेशन एमसीसी जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है यही रहेगी या वो कोई न्यू काउंसलिंग कमेटी सेंट्रलाइज फॉर्म करेंगे और जिसको वो रेगुलेट किया जाएगा अंडर मेडिकल ग्रेजुएट बोर्ड के द्वारा। ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ उन्होंने बात कही है कि जो काउंसलिंग कमेटी होगी उसका जो सीट मैट्रिक्स होगा वो एनएमसी देगी, पहले एमसीसी दिया करता था, अब वो एनएमसी जो है सीट मैट्रिक्स देगी। उस सीट मैट्रिक्स के बिहाफ पर जो भी काउंसलिंग कमेटी डिसाइड किया जाएगा वो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे। सेंट्रलाइज काउंसलिंग की बात कही गई है कोर्सेज को लेकर के, जिसमें एक चीज यह देखने में लग रहा है कि जैसे कई सारे कोर्सेज की काउंसलिंग एक ही बार में हो जाएगी। जैसे आपका महाराष्ट्र या गुजरात के स्टेट के अंदर में जैसे आयुर्वेदा की काउंसलिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस की काउंसलिंग एक ही बार में होती है। एक तो स्टूडेंट्स को कई सारे ऑप्शंस फिलअप करने पड़ते हैं और जिनको जो मार्क्स होता है उसके आधार पर वो सीट अलॉट हो जाता है। तो मे बी यह प्रोसीजर सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर में यह लेकर के आ जाए, जो कि कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट से जो ड्राफ्ट इन्होंने लिखा है उससे निकल करके आता भी है। और अगर यह फॉर्मेशन हो जाता है तो कई सारे प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा, इन्होंने एक और भी बात कही है कि जो भी स्टूडेंट्स को जो सीटें अलॉट होंगी वो उनको वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फ्रीज करनी पड़ेगी। तो इससे जो लोअर मार्क्स के कुछ बच्चे होते थे जिनको सेकंड थर्ड राउंड तक पता ही नहीं चलता था कि अब करना क्या है, वो ड्रॉप लेकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वगैरह में ज्वाइन कर लेते थे।
वैसे बच्चों को अब ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होगी और उनके पास भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि लोअर मार्क्स में भी, क्योंकि अब आपको सीट छोड़ के सेकंड थर्ड इस तरीके का जो है स्टेट और सेंट्रल के बीच में भागने वाले सिस्टम में शायद ब्रेक लग जाए, जो सबसे ज़्यादा डिमांड ऑफ द टाइम थी, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था और जो मेरिट वाले बच्चे होते थे वही घूमते रह जाते थे, सीट बुक करते रह जाते थे, और जो लोअर रैंक वाले थोड़े बच्चे हो जाते थे वो हमेशा परेशान रहते थे। तो अगर यह फ्रीज हो जाता है तो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स अगेन एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। तो यह तो अंडर मेडिकल ग्रेजुएट बोर्ड का फॉर्मेशन का, जिसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है विथ अ मॉनिटरिंग पावर इन अ सेंटर टू रेगुलेट बोथ दिस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एंड द काउंसलिंग कमिटी। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, एक है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पहला क्राइटेरिया ये है कि आप जब नीट का एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपके पास, आप जो 12th पास किया है आपने, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या 11th 12th जो भी है, मैंने 2 इयर्स के दौरान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए। और यह विद इन द 2 इयर्स ऑफ जो आपके लास्ट 2 इयर्स में जो आपके स्टडी हुए हैं उसमें ये सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होने चाहिए, जिन्होंने ये कहा है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, कई लोगों को लग रहा है कि इस पे कैप लगा दिया गया है, जो सेंटेंस लिखा गया है लास्ट में उससे ये लग रहा है कि कैप लगा दिया है कि 2 ही अटेम्प्ट अब नीट वाले बच्चे अपीयर्ड हो पाएंगे या लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई कैपिंग की बात नहीं की गई है। इनफैक्ट जो हायर एज का जो कैप था, जो जिसको लेकर के हमेशा एक कंफ्यूजन रहा है या कोर्ट के अंदर में केसेस चले हैं, उनको भी इन्होंने क्लियर कर दिया और मैक्सिमम एज की लिमिट भी अब हटा दी गई है। तो कैपिंग का यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं है। इसके अलावा एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एमबीबीएस में एंट्री लेते हो तो क्या, अब क्या है कि एमबीबीएस आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 5 इयर्स का है और आपकी एंट्री लेने के बाद आपको 9 इयर्स के अंदर में आपको यह डिग्री ले लेनी है। अब ऐसा है कि 1 साल के अंदर में अगर कोई स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम में वो फेल हो सकता है तो 4 बार फेल हो सकता है। इंडिया के अंदर में भी थोड़ा सा, जो बच्चे अभी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिए हैं उनको मैं बता दूं, इंडिया में भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहाँ पे बच्चों को 7 साल 8 साल में एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है, क्योंकि वो फेल हो रहे हैं या वो डिले हो रहा है किसी भी कारण से। तो यह भी एक प्रॉब्लम इंडिया के अंदर में भी है। बाहर में भी प्रॉब्लम रहा है, लेकिन इंडिया में भी यह प्रॉब्लम कंटिन्यू बेसिस पे कई सारे कॉलेजेस के साथ और कई सारे स्टेट की यूनिवर्सिटीज में है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ही 4 बार फेल हो रहे हैं लगातार, तो आपको अगले किसी साल में कोई फेल होने नहीं पड़ेंगे, या 5th ईयर में आप हर साल में एक बार में फेल रहे हो तो मैक्सिमम 9 इयर्स पे आपको डिग्री ले लेनी है। इसलिए ले लेनी है क्योंकि 10th ईयर में आपको नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 पास करना पड़ेगा एग्जाम, क्योंकि एनएमसी का जो नेक्स्ट का जो ड्राफ्ट है उसमें यह रूल है कि आपके एमबीबीएस में एंट्री लेने से मैक्सिमम 10 इयर्स में नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 आपको पास कर जाना है। तो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 अगर आप पास कर जाएंगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और तभी आप एज ए डॉक्टर इंडिया में मतलब प्रैक्टिस कर पाएंगे या जो भी मतलब जॉब कर पाएंगे। तो 9 इयर्स अगर आपने एमबीबीएस लेने में ही ले ली तो 10th ईयर में तो आपको नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 कंप्लीट करना ही है, और किसी ने 9 इयर्स में भी कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो एलिजिबल ही नहीं होगा कि वो आगे 10th ईयर में वो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 के लिए बैठे। तो इसका साफ मतलब यह है। दूसरा क्या है कि आप अगर आपके पास है कि आप कितना सिंसियर तरीके से आप इस एमबीबीएस को विद इन द टाइम 5 इयर्स कोर्स के दौरान, क्योंकि 5 इयर्स कोर्स के दौरान खत्म करते हो, क्योंकि जितना टाइम जल्दी आप 5 इयर्स में खत्म करोगे आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। अब अभी तक के ड्राफ्ट के ये मेन फ्रेम स्ट्रक्चर है जो देखा जाए तो ओवरऑल कंक्लूड करके ही बनता है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स है जो उन्होंने डाले हैं कि अब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में आपको ग्रुप्स के अंदर में मतलब डाला जाएगा, लिमिटेड ग्रुप्स के अंदर में, मतलब शॉर्ट ग्रुप्स के अंदर में, जिसके अंदर में आपको क्लिनिकल अप्रोच करने में सेगमेंट में ज्यादा बच्चों को क्लिनिकली ओरिएंटेड बच्चे मतलब मेडिकल ग्रेजुएट्स तैयार किए जाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले कई सारे कॉलेजेस के अंदर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, अभी भी है। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मतलब आप ऐसे कर लो कि मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस मिल गया है, यही बहुत है। ऐसा भी सिचुएशन है इंडिया के अंदर में। फैकल्टी का इशू है, कई सारे इशूज है। लैब्स के अंदर में प्रॉपर जो क्लिनिकल जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए उसकी कमी है। अब अभी तक के ड्राफ्ट का ये ओवरऑल कंक्लूड करके ये स्ट्रक्चर था। अब इसके अलावा जो 2 मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि आपको अब क्लिनिकली मोर ओरिएंटेड डॉक्टर्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लिनिकल बेस्ड
प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे। पहले भी चलता था, लेकिन अभी क्या है कि इसको मोर फ्रेम किया गया है। यह कॉन्सेप्ट यूरोप में या बाहर के कई सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में है, जहाँ बच्चों को मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब बच्चे अगर 200 बच्चों का ग्रुप है एक क्लास में, तो उनको 15-15 के सेक्शन में डिवाइड करके, इसलिए कि उनका क्लिनिकल एक्सपेक्ट या क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा हो सके और सबको सीखने की या सबको जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो सके, इसके लिए वो क्रिएट किया जाता था। और सेकंड, जो हर स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का एक डर बना होता है जब भी एडमिशन्स लेते हैं, रैगिंग, तो उसके लिए इंडियन मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन जो स्टूडेंट का होगा उसका गठन किया जाएगा, और वो वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट एसोसिएशन जो है वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगी। किसी बच्चे के साथ रैगिंग या किसी बच्चे के साथ इस तरीके का मेंटल हैरेसमेंट और स्ट्रेस का प्रॉब्लम उनको ना हो, जहाँ पे आप कंप्लेन कर पाएंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी हो पाएगा। इस तरह के एसोसिएशन पहले ही जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बॉडी चलती है, जहाँ पे सीनियर बच्चे जो जूनियर्स आते हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा गाइडलाइंस मेंटेन करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, जो मेंटर काम करते हैं। सेम मॉडल कहा जाए तो इस तरीके से जो चैप्टर 6 में इन्होंने डिफाइन किया है वो इंडिया में भी फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एनएमसी ड्राफ्ट को प्रपोज का एक स्ट्रक्चर। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ लेटेस्ट वीडियो के लिए, अपडेट्स के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें बनाने का, और खास करके मॉनेटरी वीडियो कम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा बनाने का इच्छा करता है। और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। एंड लेट्स मेक इंडिया नॉलेजेबल, ये माई करियर पाठशाला का स्लोगन है। थैंक यू सो मच।